24 की चुनौती में भाजपा नेताओं का तूफानी प्रचार जारी। जेपी नड्डा नागालैंड के चुमोकेदीमा में एनडीए की चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। अमित शाह तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में करेंगे प्रचार, तो वहीं राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा और कांकेर में करेंगे चुनावी रैली। इंडी गठबंधन ने भी झोंकी पूरी ताकत। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया में चुनाव प्रचार के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर में करेंगे पब्लिक मीटिंग। अखिलेश यादव के बिजनौर और मुजफ्फरनगर में होगी रैली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दोहराया। कहा, सीमा पार आतंकवादियों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान के इजराइल पर जल्द से जल्द हमला करने की जताई आशंका। भारत समेत कई देशों ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज पंजाब किंग्स की राजस्थान रॉयल्स से होगी भिड़ंत। कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से दी करारी शिकस्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कृतिका। और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। अब की बार 400 पार नारे के साथ ही पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के अधिकांश बड़े नेता पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में प्रचार में जुटे हुए हैं। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नागालैंड के चुमोकेदीमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा चुमोकेदीमा में एग्री एक्सपो साइट पर पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए के उम्मीदवार डॉक्टर चुम्बेन मरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। एकमात्र लोकसभा सीट वाले नागालैंड राज्य में 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके बाद में मतगणना 4 जून को होगी। लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले अमित शाह तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां पर वो कन्याकुमारी में सुबह 11 बजे रोड शो करेंगे। कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र में अमित शाह मेट्टुकडाई जंक्शन से ओल्ड बस स्टैंड तक रोड शो कर पार्टी उम्मीदवार पी राधाकृष्णन के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। वहीं अपने तमिलनाडु दौरे के बाद अमित शाह राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां पर अमित शाह अलवर के हरसौली में शाम 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर पार्टी ने भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। राजस्थान के बाद अमित शाह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब महज 1 सप्ताह से भी कम का वक्त रह गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग होगी और इसे देखते हुए राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दंतेवाड़ा से निकलकर राजनाथ सिंह बालोद में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस भी अपने चुनाव प्रचार को तेज करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के लाल बहादुर स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विदर्भ की 5 लोकसभा सीट नागपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर
और चंद्रपुर में 19 अप्रैल को मतदान होगा और इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। और वहीं समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर और बिजनौर में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि देश में अगले सप्ताह पहले चरण का मतदान होना है और एक तरफ भाजपा का धुआंधार प्रचार जारी है, तो वहीं अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 17 मार्च से शुरू किए अपने चुनाव प्रचार अभियान में 27 जनसभाओं को संबोधित किया है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के प्रचार अभियान की रफ्तार काफी सुस्त पड़ी हुई नजर आई। उन्नीस अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में अब हफ्ते भर का ही समय बचा है। पहले चरण के चुनाव में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। पीएम मोदी तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर बिहार या फिर पश्चिम बंगाल, सभी जगह धुआंधार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन की स्थिति बीजेपी के चुनावी प्रचार के उलट है। सियासी दलों का चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन विपक्षी दल जिस एकजुटता की बात कर रहे थे वह कम से कम जमीन पर तो दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस ने अभी तक ठीक तरह से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी नहीं की है। भाजपा और एनडीए गठबंधन आक्रामक और धुआंधार चुनाव प्रचार में लगी हैं। अकेले प्रधानमंत्री मोदी ने ही 17 मार्च से शुरू किए अपने चुनाव प्रचार अभियान में 27 जनसभाओं को संबोधित किया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कूच बिहार से लेकर रामटेक महाराष्ट्र तक प्रधानमंत्री आक्रामक स्वर में पार्टी और गठबंधन नेताओं के प्रचार को धार दे रहे हैं। जनसभाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो को अपने जनसंपर्क के माध्यम के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा के 400 पार के नारे को जमीन पर उतारने के लिए स्टार प्रचारकों की पूरी फौज सक्रिय है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर जैसे दिग्गज नेता भी अपने जनसंपर्क और जनसभाओं के माध्यम से पार्टी की चुनावी रणनीति को धार दे रहे हैं। पार्टी के 3 दर्जन से अधिक स्टार प्रचारक औसतन 2 से 3 जनसभाएं प्रतिदिन कर रहे हैं। कैंपेन ग्राउंड में हम देखें तो भाजपा का प्रेजेंस बिल्कुल ज्यादा है। दूसरों पार्टी के उम्मीदवारों से ज्यादा भाजपा कैंडिडेट का तस्वीरें हम ज्यादा देखते हैं और ऑडियो विजुअल कैंपेन जब देखे तो हम इनके बारे में ज्यादा सुनते हैं। मोदी जी के अलावा जैसे मैंने बोला दूसरे नेताओं या कैंडिडेट का भी पिक्चर्स, फोटोज, बहुत इमेजेस बहुत हमारे सामने आते हैं। दूसरी तरफ बिखराव के शिकार इंडी गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस के चुनाव प्रचार में रफ्तार सुस्त नजर आ रही है। सोनिया गांधी सक्रिय प्रचार से दूर हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के व्यक्तित्व में राष्ट्रव्यापी अपील का अभाव साफ दिखता है। रही सही कसर राहुल गांधी अपने राजनीतिक शैली में निरंतरता के अभाव से पूरी कर देते हैं। सत्ताधारी दल के मुकाबले राहुल गांधी अब तक महज 7 जनसभाएं ही कर पाए हैं। प्रियंका गांधी भी इक्के दुक्के मौके पर ही नजर आ रही हैं। जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को किस प्रकार से उन्हें फेस करना है उसके लिए ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं। गठबंधन पर आलापते रहे, INDIA बनने आया उसमें टूट फूट हो गई। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग केवल अपने भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया है, जो अनैतिक काम किए हैं, उससे अपने को और अपने परिवार को बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन में उत्तर भारत के सहयोगी दलों के प्रचार अभियान में भी तेजी नहीं दिखाई देती। बिहार में महागठबंधन के सहयोगी अभी तक प्रत्याशी और सीटों के बंटवारे में ही उलझे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, वाम मोर्चा और कांग्रेस 3 ध्रुव हैं। उत्तर प्रदेश में भी यूपी के लड़के प्रचार की रफ्तार से दूर दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से शुक्रवार को अखिलेश मैदान में उतरे तो सहयोगी दल कहीं नजर नहीं आए। दिल्ली और पंजाब में कभी एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मजबूरी में साथ तो आ गए, लेकिन चुनाव प्रचार एक दूसरे से छुप छुप कर करते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में जबकि पहले फेज के चुनाव प्रचार खत्म होने में गिनती के दिन ही रह गए हैं, विपक्षी गठबंधन सत्ताधारी दल के मुकाबले प्रचार युद्ध में पिछड़ता दिख रहा है। राजनीतिक प्रेक्षक इसके भी मायने निकाल रहे हैं।
लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन बाजी भारतीय जनता पार्टी मारती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर विपक्षी दलों इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी और बसपा की मायावती अभी तक जनता के बीच में क्यों नहीं आई हैं। ऐसे में ये सवाल लगातार मतदाताओं के बीच में उठ रहा है कि आखिर चुनाव प्रचार से विपक्षी दल क्यों बच रहे हैं। अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, मुरादाबाद। और वहीं उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर नजर आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत पर दांव लगाया है। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे वीरेंद्र रावत इसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत से हमारे संवाददाता निशांत राय ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार वीरेंद्र रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, पहला सवाल आपसे, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, चुनाव है और चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है और सभी पार्टियां अपना अपना प्रयास कर रही हैं, हम भी अपने प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे एक एज है। एज इसलिए है कि मैं 2009 से यहाँ के गांव-गांव, कस्बे घूमा हुआ हूँ, लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, उनके दुख सुख में हमेशा सक्रिय रहा हूँ। हरिद्वार को साधु संतों की नगरी कहा जाता है और अभी हाल में ही राम मंदिर बना है, पूरा देश राममय भी हो रखा है और आपकी ही पार्टी के कई नेताओं ने इसके खिलाफ बयान दिए हैं। ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वोटर्स को ये प्रभावित करेगा आपके खिलाफ? ऐसा कुछ नहीं है, कोई खिलाफ बयान कुछ नहीं दिया गया। हमारा कहना एक बात साफ है, जो क्रेडिट भाजपा ले रही है वो क्रेडिट उसको नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि राम मंदिर तो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है और इस समय अगर कांग्रेस की सरकार होती वो भी बनाते और कोई सरकार होती वो भी बनाते। आपकी पार्टी के कई सारे नेता अभी हाल फिलहाल बीजेपी भी ज्वाइन किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। कल ही रोहन गुप्ता जो आपके यहाँ सोशल मीडिया प्रमुख रहे हैं वो भी बीजेपी में चले गए। उन्होंने बोला कि ये तो पार्टी राम के खिलाफ है और पार्टी के हर जगह विरोधाभास देखने को मिलता है। राम जो है हमारे आस्था के प्रतीक और हम सबकी आस्था राम में है, तो राम के विरोध का होना तो संभव ही नहीं है। और जहाँ तक जो लोग गए हैं कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर दबाव होगा। बीजेपी लगातार वंशवाद पर प्रहार कर रही है, आपको लगता है कि इसका नुकसान होगा? कि जहाँ तक वंशवाद की बात है, जब हम बीमार होते हैं तो हम खानदानी डॉक्टर ढूंढते हैं, अगर कोई वकील की जरूरत होती है तो हम खानदानी वकील ढूंढते हैं। तो सिर्फ राजनीतिक परिवार में अगर बाप के बाद बेटा आ रहा है राजनीति में आगे और जनता की सेवा के लिए आ रहा है तो उसमें बुराई क्या है? तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र रावत जी, जिनका कहना है कि इनको एज है क्योंकि इन्होंने हरिद्वार की जनता के बीच लगातार जाकर काम किया है, जिसका फायदा इनको चुनावी नतीजों में मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ बक्सी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, हरिद्वार। और वहीं लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और इस दिन छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर भी मतदान है। दरअसल आपको बता दें कि ये सीट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना सुरक्षा बलों और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। नक्सल प्रभावित इलाके में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इस विषय पर हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने बस्तर आईजी सुंदरराज पी से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। बस्तर में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या तैयारियां हैं? आगामी 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र तथा 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र, इस प्रकार बस्तर संभाग के अंतर्गत दोनों लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव कार्रवाई प्रस्तावित है। चुनाव संबंधित सभी कार्य को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास पूर्व से उपलब्ध सुरक्षा बल, साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा आवंटित बल, इनको लेकर लगातार इलाके में कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास पूर्व से उपलब्ध DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, इसके अलावा जो CRPF, ITBP, SSB के और BSF और अन्य जो
बल हमें चुनाव के दौरान आवंटित की गए थे, उसी को लेकर इलाका में लगातार एरिया डोमिनेशन, SST, फ्लाइंग स्क्वाड और अन्य प्रकार के जो रोड सिक्योरिटी ऑपरेशंस सभी को एग्जीक्यूट की जा रही है। और सीमावर्ती राज्य जैसा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो चुकी है। हमारे चुनाव के दौरान उनकी फोर्स भी सीमावर्ती इलाके में लगातार पेट्रोलिंग और अन्य प्रकार का ऑपरेशंस संचालित करेगा। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे, ये थे बस्तर के IGP सुंदर राज, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, बस्तर। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। 18वीं लोकसभा के चुनाव की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है, जिसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 5 सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली का चांदनी चौक सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र 10.59 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित कोलकाता उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट आती है, जो कि 13.23 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसके अलावा दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट 13.73 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। वहीं दक्षिण मध्य लोकसभा सीट का क्षेत्रफल 18.31 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी दिल्ली की सदर लोकसभा सीट 28.09 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में 5वें नंबर पर आती है। जनादेश डेस्क, DD न्यूज। और इसी के साथ 24 की चुनौती में इतना ही, बढ़ते हैं आगे। चौबीस की चुनौती के बाद अब अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दोहराया है। मुंबई में 26/11 हमले के बाद यूपीए सरकार ने कई दौर की चर्चा की, बहुत मंथन किया और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि आतंकियों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवादियों को जवाब देने के कोई नियम नहीं होते। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि मुंबई हमले के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे ऐसा महसूस हुआ हो कि हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। So, point is, something like Mumbai happens, and if you do not react to it, how can you prevent the next one from happening? And उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. और खबरों का सिलसिला DD न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईरान जल्द ही इजराइल पर हमला कर सकता है, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में हवाई हमले में शीर्ष कमांडरों की मौत की वजह से ईरान की ओर प्रतिशोध की आशंका बढ़ गई है। क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ने के कारण हाल के दिनों में इजराइल पर ईरानी जवाबी हमले के लिए अमेरिका हाई अलर्ट पर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित है और ईरान सफल नहीं होगा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई अन्य देशों ने ईरानी खतरे को देखते हुए इजराइल में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए यात्रा दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसी बीच हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे। इजराइल रक्षा बल के प्रवक्ता ने कहा कि लगभग 40 मिसाइलें और 2 विस्फोटक ड्रोन दागे गए हैं।
हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं भारत सरकार ने ईरान और इजराइल को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वो अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा ना करें। इसके साथ साथ जो लोग इजराइल या ईरान में रह रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो वहां भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतें और कोशिश करें अपनी गतिविधियों को सीमित रखें। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं खेलों की। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स का सफर शानदार रहा है। अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज राजस्थान ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिनमें से उसे 4 में जीत हासिल हुई है। वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स अब तक खेले गए 5 मैचों में से 2 ही जीत पाई है। पिछले मैच की बात करें तो दोनों ही टीमों को करीबी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आज होने वाले मैच में पंजाब किंग्स की कोशिश अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करने की होगी। वहीं राजस्थान रॉयल्स भी अपने पिछले प्रदर्शनों को दोहराते हुए शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। और वहीं बीते कल खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 167 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 18.1 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 170 रन बनाए और इस सीजन की दूसरी जीत हासिल की। दिल्ली के लिए जैक फ्रेजर मैकगर्क ने अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि ऋषभ पंत ने 41 रन बनाकर आउट हुए। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वें दिन मां दुर्गा के स्वरूप स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु लगे हुए नजर आ रहे हैं। माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग आतुर हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में राजकीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ है और इस दौरान कलाकारों ने नृत्य और गीत के जरिए वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश दिया और सामाजिक मुद्दों की ओर ध्यान भी आकृष्ट कराया। सरायकेला के राजकीय छऊ कला केंद्र में चैत्र पर्व छऊ महोत्सव का कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त हरि कुमार केशरी और डीआईजी मनोज रतन चौथे ने शुभारंभ किया। इस दौरान कलाकारों ने शिकारी नृत्य के जरिए वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश दिया। महोत्सव का रंगारंग आगाज करते हुए कलाकारों ने मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें कलाकारों ने ढोल नगाड़े की थाप और शहनाई की धुन पर छऊ नृत्य पेश किया। एक मंच पर छऊ नृत्य के साथ विभिन्न लोक कलाओं की प्रदर्शन की लोगों ने खूब सराहना की। झारखंड की संस्कृति को बचाए रखने में और आपस में समाज में समरसता पैदा करने के लिए यह हमारी पुरानी परंपरा है, जो कि इस आधुनिक युग में भी जीवित है। यह बहुत अच्छी बात है। और अभी जो प्रोग्राम हमने देखा अद्भुत, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लय और ताल के साथ में एक साथ मिला करके संगीत के साथ में इतनी सुंदर कार्यक्रम, बहुत अच्छा, अद्भुत। मेरा सभी जिले वासियों से अपील है कि समय निकालकर इन कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए हमारे जो कलाकार हैं उनका मनोबल बढ़ाएं और इस संस्कृति और इस कला को अक्षुण्ण रखने में अपना योगदान दें। छऊ नृत्य में कलाकारों ने अपनी भाव भंगिमा के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने धार्मिक थीम पर आधारित महिषासुर वध नृत्य पेश कर खूब वाहवाही भी बटोरी। चैत्र पर्व छऊ महोत्सव का आयोजन कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग और राजकीय नृत्य कला केंद्र सरायकेला के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। महोत्सव को देखने वालों की काफी भीड़ जुटी। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार।
छऊ महोत्सव की ये कुछ खास झलकियां हमने आपको दिखाई और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।